हेलो गाइस, जैसा कि हमने अपने पहले क्लासेस में पढ़ा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का हम कुछ एप्लीकेशन यूज़ करेंगे और आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? मिसाल के तौर पर अगर ये फिगर को आप देख रहे हैं, सपोज यहाँ पे मिडिल में हमारे पास एक चार्ज रखा है जिस चार्ज का वैल्यू है Q0 और मान लेते हैं इस चार्ज का वैल्यू है हमारा Q1 और इस चार्ज का वैल्यू Q2 और इस चार्ज का वैल्यू मान लीजिए Q3 है। अगर हमें Q0 पे बाकी चार्ज की वजह से फोर्स निकालना हो तो जो फोर्स निकालना होता है इस चार्ज पे बाकी चार्ज की वजह से वो वेक्टर सम होता है ऑल द फोर्सेस हियर, मतलब सब फोर्स का क्या करना होता है, वेक्टर सम करना होता है और उसी को हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलिए समझते हैं कि इस Q0 चार्ज पे टोटल चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा। उसको निकालने के लिए लेट्स से कि हम यहाँ पे ये जो Q2 चार्ज है या Q1 चार्ज है या Q3 चार्ज है वो Q0 पे कितना फोर्स लगा रहा है। जैसा कि कॉन्सेप्ट हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में समझे हैं, अगर हम निकालेंगे कि Q1 Q0 पे कितना फोर्स लगा रहा है तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज। अब ये डायरेक्शन क्यों बाहर की तरफ है, वो इसलिए क्योंकि जिस चार्ज में हम फोर्स लगाते हैं उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट में मानते हैं और जिस चार्ज की वजह से निकालते हैं उस चार्ज को उसके तरफ मूव करते हैं और देखना चाहते हैं कि जिस चार्ज पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा। हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि जितने भी चार्जेस हैं यहाँ पे सब के सब सेम पोलैरिटी का है। अगर Q0 को हम रेस्ट में रखें और Q1 को उसके सामने लेके आए तो हमें यह महसूस होगा कि Q0 रिपल्सन की वजह से इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसीलिए हम लिखते हैं फोर्स ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज, जो कि ये डायरेक्शन आपको दिख रहा है। उसी तरह से अगर हम देखेंगे Q0 चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है चार्ज 2 की वजह से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये फोर्स कितना लग रहा है। हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू चार्ज 2, जो कि ये डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि इसे रेस्ट में मानेंगे और इस चार्ज को उसके तरफ मूव करेंगे। उसी तरह से अगर यहाँ ध्यान से देखें Q3 चार्ज में, Q3 चार्ज Q0 में कितना फोर्स लगा रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ लिखेंगे फोर्स ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू Q3 चार्ज। अब सवाल ये है इस चार्ज में बाकी चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा, उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑल फोर्सेस को हमें वेक्टर सम करना होगा इस चार्ज में, जिसे हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अप्लाइंग कूलम्स लॉ। अगर हम कूलम्स के लॉ को अप्लाई करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फोर्स ऑन नोट चार्ज और Q0 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, किस किस चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है, Q0 और Q1 के बीच में। हम लिखेंगे Q0 इंटू Q1 डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिस्टेंस। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं वेक्टर फॉर्म में, जो चार्ज फोर्स लगाता है उस चार्ज को हम उस चार्ज की तरफ मूव करते हैं, मतलब Q0 की तरफ Q1 को मूव करेंगे तो हम डिस्टेंस लिखेंगे R10। यहाँ फोर्स 0 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे R10 का वेक्टर का स्क्वायर। चूंकि हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसका डायरेक्शन देना जरूरी है और डायरेक्शन हम यूनिट वेक्टर से देते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे R10 का कैप। मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन 1 है। उसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज। क्या लिखेंगे, वही सेम चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किस किस चार्ज के बीच में लग रहा है, Q0 और Q2। हम लिखेंगे Q0 इंटू Q2। चूंकि यहाँ 0 2 फोर्स लिखे हैं, मतलब चार्ज ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू 2 चार्ज कौन लगा रहा है, 2। किसके तरफ आके, नोट के तरफ आके, तो लिखेंगे 20। बस सिंपली करिएगा, यहाँ जो भी नंबर रहेगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करेंगे, उस नंबर को थोड़ा चेंज कर देंगे। ये ट्रिक है, बाकी कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे R20 वेक्टर का कैप। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। उसी तरह से अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ये थर्ड चार्ज की वजह से निकालेंगे तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू Q3 चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q3 बाय R30 वेक्टर का स्क्वायर इनटू क्या लिखेंगे, R30 का कैप। बट
यहाँ पे एक चीज हमें गौर करने की बात है कि हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है क्यू नॉट पे टोटल फोर्स की वजह से क्या फोर्स होगा। तो अगर इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हम क्या लिखेंगे, अप्लाइंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो हमें यह मिलेगा, हम लिखेंगे नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज, नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज मस्ट बी इक्वल टू, लिखेंगे फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज ड्यू टू Q1 प्लस फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज ड्यू टू Q2 एंड फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज ड्यू टू Q3। इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलिए इसको फर्दर सोल्व करते हैं। जब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास एक कॉमन निकलेगा। क्या कॉमन निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू नॉट, सब में कॉमन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, पहले वाले से बचेगा Q1 अपॉन, अच्छा यहाँ पे क्या बचेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे R1 नोट का वेक्टर का स्क्वायर इंटू R1 नोट का कैप। सिमिलरली दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, Q2 बाय R20 वेक्टर का स्क्वायर, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे और इंटू लिखेंगे R20 वेक्टर का कैप। उसी तरह से तीसरे वाले के लिए लिखेंगे Q3 डिवाइडेड बाय R30 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R30 वेक्टर का कैप। इसी को कहते हैं हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर आप चाहें तो फर्दर सोल्व भी कर सकते हैं, यहाँ यूनिट वेक्टर को सोल्व करके R10 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R10 वेक्टर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले अपनी क्लासेस में बता चुका हूँ कि जो हम कभी भी कोई भी वेक्टर को स्क्वायर करते हैं तो वो वेक्टर हमारा स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिस्टेंस को मेंशन कर सकते हैं, बस इतना भी छोड़ने से चलेगा, कोई हर्ज की बात नहीं है। तो ये रहा हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हम इसको ऐसे लिखते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं डिटेल में, क्या होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, मतलब ये है, फॉर एन एग्जांपल हम मान लीजिए कोई एक बॉडी रखें और यहाँ पे हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, तो हम क्या करते हैं, इस चार्ज को अगर इस बॉडी पे ला के रखते हैं तो हमें क्या लगता है प्लस क्यू चार्ज जो है सिर्फ यहीं पे कंसंट्रेट हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए ये अगर स्फीयर है तो स्फीयर में चार्ज क्या होते हैं, उसके सरफेस में रिसाइड करते हैं। अब सवाल है सर अंदर में क्यों नहीं करते, इसको जानने के लिए हमें समझना होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस को। इक्विपोटेंशियल सरफेस हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, तो उसको पढ़ाने के बाद हम ये जरूर बताएंगे कि क्यों ये चार्ज सिर्फ सरफेस में रिसाइड करते हैं, अंदर नहीं करते हैं, ये समझाएंगे। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि प्लस क्यू चार्ज को अगर हम टच करेंगे तो सिर्फ यही पॉइंट पे कंसंट्रेट नहीं होगा चार्ज, बल्कि यूनिफॉर्मली चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी को कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसी तरह अगर मान लीजिए हमारे पास एक पतला सा थीन वायर है और उस थीन वायर में अगर हम प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पे हम टच करते हैं तो ये थीन वायर में थ्रू आउट यूनिफॉर्मली क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जनरली हमारा 3 टाइप्स का होता है, ये हम जो देख रहे हैं उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखेंगे हम कि चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अलोंग द लेंथ। मान लेते हैं कि इस वायर का लेंथ L है, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है आउट ऑफ L लेंथ Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ। कौन सा Q, ये Q चार्ज को रखे थे यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लेंथ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इसका क्या नाम है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हम एक सिंबल देते हैं लैम्डा। इसका मतलब है चार्ज यूनिफॉर्मली लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिसको हम लिखते हैं Q अपॉन L, या फिर हम इसको लिख सकते हैं dQ अपॉन dL। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप्स का होता है। पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब आते हैं दूसरा जिसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसको समझते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास हम एक प्लस क्यू चार्ज लाते हैं, वहां पर अलोंग ए लाइन ला रहे थे, अब क्या करेंगे, एक चार्ज को लाके एक एरिया में रख देते हैं। ये 2 डायमेंशनल एरिया आपको दिख रहा है कि स्क्वायर दिख रहा है। अगर स्क्वायर के सरफेस पे हम प्लस क्यू लाएंगे तो इसी पॉइंट पे प्लस क्यू नहीं रहेगा, बल्कि थ्रू आउट द एरिया, पूरे एरिया में ये चार्ज फैल जाएगा। जब ये पूरे एरिया में फैल जाएगा तो हम इसका नाम देते हैं
इसका नाम देते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहाँ पे हुआ? पूरा एरिया में हुआ। आउट ऑफ एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ? Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dq/dA, और कहीं कहीं dq/ds भी लिखा जाता है। तो ये हमारा हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फाइनली हम बढ़ते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 3 डायमेंशनल सरफेस है, जो कि एक हमारा दिखने में तो एक क्यूबॉइड की तरह दिख रहा है, परफेक्ट क्यूब तो नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि ये क्यूबॉइड है। तो अगर मान लीजिए इस क्यूबॉइड पे अगर हम प्लस क्यू चार्ज को रखेंगे तो ये प्लस क्यू चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, थ्रू आउट द वॉल्यूम। तो जो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारा थर्ड टाइप से है, जिसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किससे लिखते हैं? रो से लिखते हैं। क्या होता है कि आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम ये कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अच्छा, चूंकि यहाँ पे कैपिटल क्यू लिखे इसीलिए हम कैपिटल क्यू लिखे, घबराने की बात नहीं है। अब जितना भी चार्ज डालेंगे वही चार्ज का मैग्नीट्यूड लगेगा थ्रू आउट द एरिया, थ्रू आउट द लेंथ या थ्रू आउट द वॉल्यूम, या फिर इसको हम लिख सकते हैं dq/dv। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, जो हमने समझा है। तो ये हमारा हो गया ये थर्ड, ये हमारा फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये हमारा हो गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो खैर अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर हम इसको कहेंगे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको समझने के लिए, जबकि मैं इससे भी प्रीवियस वीडियो जहां पे बनाया था मैंने, जहां पे मैं कूलम्स फोर्स को पढ़ाया था, जिसमें कूलम्स लॉ को समझाया था, उसमें मैंने अच्छे से समझाया था कि एक्चुअली परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी का क्या मतलब होता है, मतलब परमिटिविटी इन एयर या परमिटिविटी इन मीडियम का क्या मतलब होता है। एक्चुअली परमिटिविटी कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को मीडियम का, जो कि फोर्स, जब हम कोई चीज पे फोर्स लगाते हैं, फॉर एन एग्जांपल हम क्या करते हैं, 2 चार्ज को एयर में जब फोर्स लगाते हैं और वही 2 चार्ज को पानी में रख के फोर्स लगाते हैं, हमें लगता है सेम लगेगा, नहीं लगता। मीडियम के वजह से फोर्स में इफेक्ट आता है। तो मीडियम के वजह से जो फोर्स में इफेक्ट आता है उसी को कहते हैं परमिटिविटी। जबकि अगर हम देखेंगे कि हम जब अब यहाँ पे रिलेटिव क्यों लिखे, क्योंकि वाटर के लिए वाटर का मीडियम लेना चाहिए था, एयर के लिए एयर लेना चाहिए था, बट जब भी हम फोर्स लगाते हैं ना, तो हमारा जो एयर होता है वो अराउंड हमेशा पाया जाता है, वाटर के अराउंड आसपास एयर पाया जाएगा, या कोई भी मीडियम लीजिएगा तो एयर पाया जाएगा। इसीलिए एयर और वाटर या एयर या डिफरेंट मीडियम आपस में एक साथ होते हैं, तो इसीलिए हमें निकालना होता है रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, इसका यूज कहाँ पे है? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमको आप देंगे और हमको ये बोलेंगे कि अगर मान लीजिए 2 चार्ज के बीच में फोर्स कुछ कूलम है, तो अगर इसी चार्ज को पानी में डाल दें तो कितना कूलम फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, तो उसको समझने के लिए हमें समझना होगा रिलेटिव परमिटिविटी को, क्योंकि डिफरेंट मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स अलग होते हैं। मतलब एयर के रिस्पेक्ट में डिफरेंट मीडियम में उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होते हैं, उनका इफेक्ट अलग अलग होता है। क्या मतलब है, इसको कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली इसको समझा जाता है। कैसे लिखते हैं? एक्चुअली रिलेटिव परमिटिविटी इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम। अब फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम हम कैसे लिख सकते हैं? अप्लाइंग कूलम्स लॉ हम लिख सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R²। मान लीजिए 2 चार्ज लेते हैं, यहाँ पे एक चार्ज हमारा Q1 है, एक चार्ज हमारा Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन R है, तो लिखेंगे K Q1 Q2 बाय R², या नीचे में लिखेंगे K। अच्छा, यहाँ पे K के जगह में हमें ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट मीडियम्स है। यहाँ क्या लिखना चाहिए हमें? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये एप्सिलॉन नोट क्या है? एप्सिलॉन नोट है हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर, मतलब एयर की वजह से फोर्स में कितना इफेक्ट आता है ये। और मीडियम के लिए अलग होता है, क्या लिखेंगे? 1/4 पाई ओनली एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नोट नहीं लिखते हैं, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन में भी छेड़छाड़ हम नहीं किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ फर्क आया है परमिटिविटी का, और वही परमिटिविटी के वजह से फोर्स का मैग्नीट्यूड में फर्क आया है। जब इसको हम कैंसल्ड आउट कर देंगे तो हमें मिलेगा ऊपर में 1/एप्सिलॉन नोट डिवाइडेड बाय 1/एप्सिलॉन, जिसको सोल्व करने से आएगा एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नोट, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और इसी रिलेटिव परमिटिविटी को हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एग्जाम्पल क्या है? फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। सपोज हमारे पास
कोई फोर्स दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल दो चार्ज के बीच में, सपोज ये दो चार्ज है, इस दो चार्ज के बीच में हमको फोर्स दे रखा है, सपोज ये मान लीजिए ये Q1 चार्ज है और ये हमारा Q2 चार्ज है और इनका बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, और इन दोनों के बीच जो जबकि इसको एयर में रखा गया, तो एयर में रखने पे मान लीजिए इसका फोर्स का वैल्यू दिया हुआ 180 न्यूटन, या फिर ले लेते हैं 160 न्यूटन, लेट से कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 160 न्यूटन। तो जैसा कि हम लिखे फोर्स ऑन एयर कितना लिखे 160 न्यूटन। सवाल अगर कोई पूछ लेगा कि फोर्स ऑन मीडियम क्या होगा, अगर मान लीजिए यही दो चार्ज को हम अगर पानी में डाल दें तो क्या होगा, तो बच्चा लोग पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के का वैल्यू नियरली 80 या 81 होता है, आप जरा चेक कर लीजिएगा, ठीक है, 80 या 81 होता है पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कैसे निकालेंगे, हमें ये फॉर्मूला को यूज करना होगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो इससे हमारे पास क्या फॉर्मूला बन रहा है, हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है FA/FM इज इक्वल टू ε/ε0 इज इक्वल टू ER और K। इसका मतलब ये हुआ अगर FM निकालना है तो FM मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, FA/K हो जाएगा। तो जब आप सोल्व करिएगा, जब इसे सोल्व करिएगा ये हो जाएगा हमारा 116/K। FA का जो वैल्यू था FA/K, K कितना था 80 था, तो नियरली कितना हो जाएगा 2 न्यूटन। तो आपने देखा कि मीडियम के चेंज होने से फोर्स के मैग्नीट्यूड में कितना फर्क आया। सवाल है इसे पढ़ाने का क्या जरूरत था, बिकॉज ये एक ऐसा चीज था जो कूलम्स फोर्स को हमें ग्रेविटेशनल फोर्स से अलग करके समझाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता। पानी में दो मास के बीच में जितना फोर्स लगेंगे एयर में भी उतना ही लगेगा, लेकिन कूलम फोर्स उतना नहीं लगता है। और ये बात का प्रूफ भी है कि भाई ये कूलम फोर्स है, जबकि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि क्या प्रूफ है कि ये कूलम है कि ग्रेविटेशनल है। हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आ रहे हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे डेली लाइफ में हमें यूज में आता है। जैसा कि हमने एक पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं कि जो कि हमारा प्रैक्टिकली समझाया गया है, जिसमें कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को एक बलून और एक PVC पाइप का एक्सपेरिमेंट, जो कि आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे ही हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एप्लीकेशन पे, जो कि जल्दी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा।